हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, हमने फिनिश कर दिया है 1.9 एक्सरसाइज, सारे के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए और आज के लेक्चर में मैं खत्म कर देने वाला हूं। जी हाँ स्टूडेंट्स, 1.10 एक्सरसाइज जो कि पूरा का पूरा वेन डायग्राम के ऊपर है। जी हाँ स्टूडेंट्स, सो वेन नाम का बंदा था जिसने सेट होता है ना, सेट जो आपने 11th में पढ़ा, उसको वेन मतलब डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट उसने किया था। बस वही वेन डायग्राम यहां पर भी आ गया है। बस आपको इसके अंदर कुछ चीजों के बारे में ध्यान देना है। तो बच्चों ध्यान देना, जो हमारा वेन डायग्राम है सबका ध्यान यहाँ पर, कोई बच्चा यहाँ नहीं जाना चाहिए, एकदम इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं मैं यहाँ पे। वेन डायग्राम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर आ, 3 क्वेश्चन बोलेगा और वो कितने मार्क्स का रहेगा? 3 मार्क्स का। यस, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का, राइट। तो इस हिसाब से चलता है। तो बस इसको आपको अच्छे से करना है। तो वेन डायग्राम में नॉर्मली हमारे पास कुछ सर्कल्स होंगे, राइट ना, कुछ स्क्वायर्स होंगे, तो इस तरीके से काम होगा। सर्कल स्क्वायर की बात है। अब इसके अंदर कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि मैंने आपको सामने लिख के दे दिया है। तो बच्चों वेन डायग्राम्स के अंदर आपको यही 4 चीजें पढ़नी है। एक बार आपको ये 4 चीजें क्लियर हो गई, टेंशन खत्म। पहला बोलो क्या है? ऑल एक्सेस आर वॉइस, मतलब पूरा का पूरा एक्स वाई है। देखा, खाली मीनिंग समझो। एक बार आप मीनिंग समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, ऑल एक्सेस आर वॉइस मतलब सारे एक्स की वैल्यू क्या है? वाई है। फिर यहां पे क्या बोला है? नो एक्सेस आर वाइस, मतलब एक्स और वाई पे कुछ है ही नहीं, कोई एक्स वाई नहीं है, कोई एक्स वाई नहीं है। जैसे मैं बोलूं ऑल एक्सेस आर वाइस, मतलब जैसे एग्जांपल ले लो कि जितने भी मुंबई में रहने वाले लोग हैं सारे महाराष्ट्र में रहते हैं। यस, करेक्ट। जो मुंबई में रहता है बाय डिफॉल्ट महाराष्ट्र में रहता है कि नहीं? यस। अगर मैं मुंबई को एक्स बोलूं और महाराष्ट्र को वाई बोलूं, ऑल एक्सेस आर वाइस, सारे मुंबई में रहने वाले महाराष्ट्र में बाय डिफॉल्ट आते हैं, ऐसा। एंड नो एक्सेस और वाइस, जैसे मान लो कि मुंबई में रहने वाले कुछ लोग हैं और कर्नाटका में रहने वाले कुछ लोग हैं, तो कुछ कॉमन है क्या? नहीं, ये मुंबई में रहने वाले लोग, ये कर्नाटका में रहने वाले लोग, दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब ये नो एक्सेस और वॉइस का एग्जांपल हो गया। फिर होता है सम एक्सेस आर वॉइस, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो मुंबई में भी रहते हैं और गोवा में भी रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, ऐसा ऐसा। तो इसमें क्या, कुछ लोग, राइट ना, ऐसा। एंड सम एक्सेस आर नॉट वॉइस। तो बच्चों इन 4 चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लीज ये 4 चीजें अच्छे से कर लो। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं इन्हीं चारों में से कोई एक पूछेगा, या तो पहला दूसरा तीसरा पूछ देगा, या पहला दूसरा चौथा, देख रहे हो? मतलब इन दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, हो सकता है दोनों भी पूछ दे, बट मैक्सिमम चांसेस है कि ये दोनों फिक्स होते हैं, इन दोनों में से कोई एक ही पूछता है। अब आप कॉम्बिनेशन बना लो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड, सॉरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में से कोई भी, चारों में से कोई भी 3 पूछ सकता है। आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बना लो, बट कुछ भी कॉम्बिनेशन बने उससे क्या ही फर्क पड़ता है। मुझे पता है कि आप सभी लोग अच्छे से करोगे। एक एक करके करते बच्चों। सबसे पहला कॉन्सेप्ट याद है बच्चों, डायग्राम फॉर ऑल एक्सेस आर वॉइस के लिए, ठीक है। अब जब कभी भी हम बात करेंगे ऑल एक्सेस आर वॉइस, उसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी बोलो क्या है? कि डायरेक्टली आपको मिलेगा ऑल एक्सेस आर वॉइस का, या दूसरा स्टेटमेंट ऐसा लिख के आ सकता है, एक्स इज या एक्सेस आर प्रिसाइजली वाइज। जरा बात समझने की कोशिश करना सब लोग, इसका मीनिंग क्या होता है। अगर मैं बोलूं ऑल एक्सेस आर वॉइस, मतलब सारे एक्स की वैल्यू वाई है, सारे एक्स की वैल्यू वाई। जैसे एग्जांपल, अगर बच्चों ये मेरा एक एक्स है और ये पूरा वाई है, बराबर ना, सारा एक्स की वैल्यू क्या है? वाई है। अगर सारा एक्स की वैल्यू वाई है, इसका मतलब एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई। बेटा एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई, यहां पे प्रॉपर सबसेट है तो आप एक्स इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई, सबसेट मान के चलो, उससे टेंशन मतलब, बस एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं एक्सेस आर प्रिसाइजली वाई, मतलब एक्स और वाई दोनों मैच करते हैं, मतलब जो एक्स है वही हमारा वाई है। तो एक्स और वाई दोनों आपस में क्या करते हैं? मैच करते हैं। मतलब जैसे 100 लोग हैं, 100 लोग एक्स भी है, 100 लोग वाई भी है। इसमें क्या होगा? 100 लोग में से हो सकता है 20 लोग एक्स हो, बाकी रिमेनिंग लोग वाई हो, ऐसा। तो टोटल में से इस तरीके से मान के चलो। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? ऑल एक्सेस और वाइज मतलब क्या होता है बेटा? सारे एक्स की वैल्यू वाई में मैच करती हैं, और यहां पे पूरा एक्स का एक्स वाई है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्या आएगा बेटा? ऑल एक्सेस आर वाइज। दूसरा क्या आएगा? एक्सेस आर प्रिसाइजली वाइज। चलो एग्जांपल देके समझते हैं यार, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन, ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड,
ऑल एक्सेस आर वॉइस, ये किसका रोल प्ले कर रहा है बेटा? एक्स का। ठीक है बेटा, ये किसका रोल प्ले कर रहा है? एक्स का। और ये किसका रोल प्ले कर रहा है? वाई का। तो यहाँ पे एक्स क्या है? प्रोफेसर्स, और वाई क्या है? एजुकेटेड। तो याद रखना आप सभी लोग हमेशा जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको लेट करना होता है। जैसे हम यहाँ पे लेट करते हैं प्रोफेसर्स को पी, मतलब जैसे प्रोफेसर पी से स्टार्ट होता है इसलिए पी, और एजुकेटेड ई से स्टार्ट होता है इसलिए ई से। इट इज नॉट नेसेसरी। आप जैसे मान लो इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, या इसको एक्स इसको वाई बोल दिया, कोई फर्क पड़ता नहीं है। बट एग्जाम्पल कौन सा है बच्चों? ऑल एक्सेस आर वॉइस का एग्जाम्पल, क्योंकि ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड, एग्जैक्टली मैच हो रहा है। ऑल एक्सेस आर वॉइस। So let P set of all professors, let E set of all educated people, बराबर। एंड हमारा यहां पर U क्या होगा? U इन द सेंस यूनिवर्सल सेट। अब प्रोफेसर, एजुकेटेड पीपल, ये सब क्या है? ह्यूमन बींग्स है, इंसान है, जानवर तो है नहीं, इसलिए हमने क्या बोल दिया? सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। अपने आप समझ आता है, जब 2-4 क्वेश्चन करोगे ना, क्या लेट करना है क्या नहीं लेट करना है, ऑटोमेटिकली समझ आने लगता है। बस मेक श्योर दैट कि हमेशा सेट वर्ड यूज करना है। तो यहां पे हमने क्या बोल दिया बेटा? लेट पी सेट ऑफ ऑल प्रोफेसर्स, लेट ई सेट ऑफ ऑल एजुकेटेड पीपल। क्योंकि एजुकेटेड, भाई जरूरी नहीं है कि सारे एजुकेटेड लोग प्रोफेसर ही हो। भाई एजुकेटेड लोग सीए भी हो सकते हैं, है कि नहीं? डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, क्या जरूरी सारे प्रोफेसर हो? इसलिए इनको अलग इनको अलग। अब मैंने क्या बोला कि मेरे पास कुछ एजुकेटेड लोग हैं, बोला ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड। तो कहने का मतलब मेरे पास एजुकेटेड लोग हैं, जिसमें से ये सारे लोग क्या हैं बेटा? प्रोफेसर्स हैं। ये सारे लोग क्या हैं? प्रोफेसर्स। लेकिन देखो ये पूरा जो बाहर का सर्कल है, देखो यहां पे मैं समझने की कोशिश करो, ये पूरे ह्यूमन बींग्स हैं, ये सारे ह्यूमन बींग्स हैं। अब इस ह्यूमन बींग्स में कुछ लोग एजुकेटेड होंगे, कुछ लोग एजुकेटेड नहीं होंगे। भाई पॉसिबल है, इंडिया में हर चीज पॉसिबल होता है। इसमें से कुछ लोग एजुकेटेड है, कुछ लोग एजुकेटेड नहीं है। मान के चलो ये एजुकेटेड लोग हैं, ये क्या है बेटा? आपका एजुकेटेड लोग, मतलब ई बोल दिया मैंने। अब इसमें से कुछ लोग प्रोफेसर हैं, तो ये हमने ले लिया प्रोफेसर पी। देखा आपने, सिंपल डायग्राम। तो जब कभी भी बोलेगा ऑल एक्सेस आर वॉइस, हमेशा एक्स जो होता है वाई के अंदर आता है। तो ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड, मतलब सारे प्रोफेसर एजुकेटेड के अंदर। अभी ऑब्वियस सी बात है यार, अगर एजुकेटेड ही नहीं होगा तो प्रोफेसर कैसे हो सकता है? आप ही सोचो, कभी आपने देखा कि नहीं यार ये तो पढ़ा लिखा नहीं फिर भी प्रोफेसर है? पॉसिबल है क्या बेटा? नहीं। देखो कहीं कहीं हो जाता होगा, गांव खेड़े जिले में, अभी क्या ही बोलना, लेकिन छोड़ो। बट जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड रूल है भाई, उसके हिसाब से अगर कोई टीचर है या कोई प्रोफेसर है, मेक श्योर दैट कि वो पढ़ा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। देखा आपने? तो ये जो बाहर के लोग हैं, ये लोग एजुकेटेड नहीं थे, ये सर्कल वाले लोग एजुकेटेड हैं, उसमें से ये बंदे प्रोफेसर हैं, राइट। और ये कुछ भी हो सकते हैं, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, राइट, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। बट ये बंदे हमेशा प्रोफेसर ही होंगे। देखा आपने डायग्राम बच्चों? क्लियर? चलो अब इसी का नेक्स्ट वन, इंडिया विल बी प्रॉस्पेरियस इफ एंड ओनली इफ। सबका ध्यान मेरी तरफ, जहां कहीं भी इफ एंड ओनली इफ आता है, आंख ऐसा बंद करना और लिख देना इक्वल टू। क्योंकि याद रखना बच्चों, इफ एंड ओनली के केस में ही दोनों इक्वल आता है, अदरवाइज बोलते हैं ना अलग अलग कंडीशन होता है लिखने का, बट नहीं, इफ एंड ओनली इफ आएगा समझ जाना दोनों इक्वल हैं। सो क्या बोला? इंडिया विल बी प्रॉस्पेरियस इफ एंड ओनली इफ इट्स सिटीजन्स आर हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है इंडिया विल बी प्रॉस्पेरियस, और दूसरा स्टेटमेंट है सिटीजन्स आर हार्ड वर्किंग। तो लेट सेट ऑफ ऑल प्रॉस्पेरियस इंडियंस, लेट एच, क्योंकि हमने क्या बोल दिया? प्रॉस्पेरियस को पी से और हार्ड वर्किंग को एच से, सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग इंडियंस, सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग इंडियंस। क्या हार्ड वर्किंग सिर्फ इंडियंस ही होते हैं? अरे बहुत सारे लोग होते हैं यार, इसलिए हमने यहां पे क्या बोलना है? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। हमेशा ये चीजें लिखनी है, जो जो बंदे होते लिखने के बाद यू लिखना कंपलसरी है। तो यहाँ पे ये लोग क्या ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब इंसान लोग हैं, चाहे प्रॉस्पेरियस इंडियंस की बात करें या हार्ड वर्किंग इंडियंस की बात करें, सब लोग क्या है बेटा? इंसान है। तो सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। बात समझ आ गई? आई होप सबको यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो जब हमने बोला इफ एंड ओनली इफ, तो आंख बंद करके, सो क्या होगा बच्चों इसके अंदर? जरा ध्यान देना, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। अब इसमें क्या बोला है? प्रॉस्पेरियस और इफ एंड ओनली इफ में आने के बाद डायरेक्टली बोल दो भाई ये प्रॉस्पेरियस भी है और हार्ड वर्किंग भी है, बात खत्म। सो इफ एंड ओनली इफ मतलब क्या होता है?
all Indian will be India will be prosperous if and only if its citizens are hard working. So prosperous है इसलिए हार्ड वर्किंग है, और दूसरे तरीके से कैसे बोलोगे, हार्ड वर्किंग है इसलिए prosperous है। बच्चों इफ एंड ओनली इफ क्या बोलता है, कंडीशन दोनों साइड से याद है, बाय कंडीशनल। तो अगर prosperous है तो हार्ड वर्किंग होंगे, और हार्ड वर्किंग है तो prosperous होंगे, क्योंकि कंडीशन दोनों तरीके से तो याद है। P डबल इंप्लाइज दैट Q को हम लोग क्या लिखते थे, P इंप्लाइज दैट Q एंड Q इंप्लाइज दैट P। बात समझ में आ रही है सबको, P इंप्लाइज दैट Q एंड Q इंप्लाइज दैट P। इस बात को ध्यान में रखते हुए कंडीशन दोनों साइड से है, और जब कभी भी इफ एंड ओनली इफ आएगा बच्चों हमेशा आपको इसी तरीके से लिखना है। प्लीज ये पूरा समझ लो, क्योंकि आगे चल करके आप फटफट करने वाले हो। देखा ऑल एक्सेस आर वाइज और इफ एंड ओनली इफ में कैसे लिखना होता है। चलो दो चीजें समझ गए। अब आता है नो एक्सेस आर वाइज, बहुत सिंपल है, ये तो सबसे आसान है, दो अलग अलग बना देने का। जैसे यहाँ पे क्या बोल दिया, नो नेवल पर्सन इज एन एयरफोर्स पर्सन। ऑब्वियस सी बात है यार, जो नेवल में है वो नेवल में रहेगा, जो एयरफोर्स में वो एयरफोर्स में रहेगा। दोनों साथ साथ हो सकते हैं क्या बेटा, नो नेवर। तो हमने क्या बोल दिया, लेट नेवल पर्सन को एन से, एयरफोर्स पर्सन को ए से, और ये सब लोग क्या है, सब लोग बच्चों ये सब ह्यूमन बींग्स हैं। तो इन जनरल जहां कहीं भी इंसानों का जिक्र होगा ना, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स लिखने का, यू को सोचने का ही नहीं, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। राइट बच्चों, चलो सो लेट एन सेट ऑफ नेवल पर्संस, लेट ऑल नेवल पर्संस, एंड लेट कैपिटल ए सेट ऑफ ऑल एयरफोर्स पर्संस। ठीक साइट, हमारे पास एन आ गया, हमारे पास ए आ गया। अब यहां पे बोला है नो, नो का मतलब क्या होता है, कोई भी। ऑब्वियसली बात है, दोनों अलग अलग हैं, नो आ गया मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो पहले क्या लिखना है आपको, यू लिखना है बच्चों, यू के अंदर एक एयरफोर्स एक नेवल, दैट्स इट, खत्म, कुछ सोचना नहीं, क्योंकि उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, नल सेट। सो नो कॉमन एलिमेंट, बिकॉज कोई भी एयरफोर्स में है तो नेवल में नहीं जा सकता, नेवल में है तो एयरफोर्स में नहीं आ सकता, मतलब कोई कॉमन भी नहीं है इसके अंदर, बात खत्म। देखा बेटा, सबसे आसान होता है, सिंपल। प्लीज देख लो सब लोग, ठीक है, एक बार फिर से देख लो। तो पहले मैंने क्या बताया, ऑल एक्सेस आर वाइज, ऑल एक्सेस मतलब वाई के अंदर एक्स होगा ऐसा। और अगर मैं बात करूंगा प्रीसाइजली या इफ एंड ओनली इफ, तो समझ आ दोनों क्या होंगे आपस में, इक्वल। फिर बेटा ये इस तरीके से देखा, अलग अलग आ गया नो में। अब आता है सम एक्सेस आर वाइज, कुछ कुछ मतलब सम एक्सेस आर वाइज का मतलब क्या होता है, एक्स का कुछ बंदा वाई का कुछ बंदा कॉमन है, इसका मतलब ये होता है। जैसे एग्जांपल, सम इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 7, यहां पे दो लोगों का जिक्र किया है, इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 7, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, दूसरा सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7। चलेगा, हमने दो ले लिया, तो इवन नंबर को ई से लिया और मल्टीपल ऑफ 7 को हमने एम से दिखा दिया। भाई ये ई एम नहीं दिखा करके ए बी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है यार, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले ही बोला कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हो, वो जानबूझ के वही वेरिएबल लेट करते हैं जिनसे इनके नाम स्टार्ट होते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन कम होता है, लोग समझते हैं कौन क्या है। तो लेट ई सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स एंड लेट m set of all numbers which is what multiple of 7। अब आपको बोला है कुछ, मतलब आपको पता है कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो इवन भी होते हैं और मल्टीपल ऑफ 7 भी होते हैं, बट सारे नहीं। इसलिए आपको करना क्या है, ये मेरा इवन मतलब पहले यूनिवर्सल सेट लिख दिया, यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने बात करना है नेचुरल नंबर्स के बारे में। चलो सेट ऑफ नंबर्स बोल दे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या ले लिया बच्चों, यू हमारा यूनिवर्सल सेट ले लिया, बना दिया। अब उसके अंदर जब कभी भी सम वर्ड आएगा, सम याद रखना, सम मतलब चाहे नॉट में आए चाहे विदाउट नॉट आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा पहला बंदा होगा, उसके बाद दूसरा बंदा होगा, उनके बीच में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट होना ही चाहिए। तो ये जो बंदे हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हमेशा हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, देखा आपने, हाईलाइट करना बहुत कंपल्सरी है। सो ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये ऐसे बंदे हैं बच्चों जो कि ई मतलब इवन भी है और मल्टीपल ऑफ 7 भी है, करेक्ट। 28 इवन है कि नहीं, यस, मल्टीपल ऑफ 7 है, 7 4 28, यस। तो देखा जाए तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि इवन भी हैं और बच्चों मल्टीपल ऑफ 7 भी हैं। तो जहां कहीं भी सम वर्ड आता है तो समझ जाना आपको पहला सेट लिखना है, दूसरा सेट लिखना है, बीच में कॉमन एलिमेंट, करेक्ट। चलो भाई, अब आता है लास्ट पार्ट, सम कहां गया, डायग्राम ऑफ फॉर सम एक्सेस आर नॉट वाइज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं। देखो बच्चों ये x है, सम वर्ड आ गया ना, तो अपने को इसी तरीके से लिखना है, ये y है। अब उसने क्या बोला, सम एक्सेस आर नॉट वाइज, इसका मतलब क्या होता है,
अगर हम इसकी बात किए, जो बीच वाला पार्ट है, ये वो बंदा है, समझो बच्चों, ये वो बंदा, इसको मैं कलर करता हूं इससे, ये वो बंदा है जो कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या होता है? सम एक्सेस और वॉइस, मतलब एक्स की कुछ वैल्यू है जो वाई में आती है और वाई की कुछ वैल्यू जो एक्स में आती है। तो ये पोर्शन है जो क्या है बेटा, एक्स और वाई का कॉमन एलिमेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम एक्सेस और वॉइस। लेकिन अगर आप इस पोर्शन की बात करो, जरा देखना, ये वाला पोर्शन जो मैं रेड कलर से कवर कर रहा हूं, ध्यान देना सब लोग, बहुत ध्यान से देखो, ये सारे एक्स की वैल्यूज हैं। अक्सर एक्स की वैल्यू ये भी तो है, बट उसमें वाई भी मिक्स हो गया ना, वाई मैच हो रहा है इसके लिए। ये सारे एक्स की वैल्यू है बट वाई नहीं है, बात समझ रहा है? ये जितने भी रेड वाले वैल्यूज हैं बेटा, सारे एक्स की वैल्यू हैं, लेकिन इसमें से कोई भी बंदा वाई से बिलोंग नहीं करता। लेकिन जो सेंटर वाला बंदा है, वो उसमें एक्स की वैल्यू तो है, बट वो वाई के साथ में कॉमन है, मतलब वो एक्स भी है वाई भी है। लेकिन ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स वाला बंदा है। इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने बोला, सम एक्सेस आर नॉट वाइस। देखा आपने, मतलब ये वो एक्स की वैल्यू है जो वाई में नहीं आता। दूसरे तरीके से हम यहां भी बात कर सकते हैं, जो मैं व्हाइट कलर से कवर कर रहा हूं बच्चों, ये वो पोर्शन है जो सिर्फ वाई है, लेकिन एक्स है क्या? नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे सभी लोग, तो ये वाला पोर्शन जो थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन, हाँ ये ब्लू वाला, ग्रीन, जो भी समझा, ये जो पोर्शन है बेटा, ये ऐसा पोर्शन है जो एक्स और वाई दोनों में आता है, बट ये पोर्शन सिर्फ एक्स का होता है, ये पोर्शन सिर्फ वाई का है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं सम एक्सेस आर नॉट वाइज, मतलब ये पूरे एक्स है बट वाई से बिलोंग नहीं करता, ये पूरा वाई है बट एक्स से बिलोंग नहीं करता। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, सम वॉइस आर नॉट एक्सेस। देखा, तो ये बेटा वो सारी वैल्यूज हैं, ये वो सारी वैल्यूज हैं जो कि सारी की सारी वाई की वैल्यू हैं, लेकिन एक्स से कोई बिलोंग नहीं करता। और ये वो सारी वैल्यू हैं जो सारी एक्स की वैल्यू हैं, लेकिन वाई से नहीं बिलोंग करता। देख रहे हो बच्चों कितना सिंपल है, इसलिए अब आपने ध्यान दो यहां पे। तो क्या बोला है, सम स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स आर नॉट ऑड नंबर्स, ठीक है ना, नॉट बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दो लोग का जिक्र है, स्क्वायर्स एंड द ऑड के बारे में। सो लेट एस सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स एंड लेट ओ सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। हमने स्क्वायर लिया, हमने ऑड लिया, बराबर, हमने स्क्वायर लिया, हमने ऑड ले लिया, दोनों को सम बोला, मतलब इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पे क्या बोला है, सम स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स आर नॉट ऑड नंबर्स। तो बच्चों ये पूरा देखो, ये पूरा स्क्वायर्स है, ये पूरा स्क्वायर्स है, जिसमें से ये ऑड है, ये सारे स्क्वायर में से ये ऑड है। अगर उसने बोला सम स्क्वायर्स आर ऑड नंबर्स, तो हम ये सेंटर वाला पार्ट ही लेते हैं। लेकिन उसने क्या बोला है बेटा, हमें वो सारे स्क्वायर्स चाहिए जो ऑड नहीं है। तो मैं जब चेक करने गया, बोला ये सब स्क्वायर्स हैं, ये सब स्क्वायर्स हैं, ये सारे स्क्वायर्स हैं, ये सारे स्क्वायर्स हैं, बराबर, लेकिन ऑड है क्या? नहीं, क्योंकि ऑड ये पार्ट है, तो ऑड में ये पोर्शन आ रहा है एक्स का, लेकिन उसको हम लोग कलर किया क्या? नहीं। तो ये मेरा आउटपुट है, इसलिए याद रखना एग्जाम में कलर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एरिया किस क्या है। तो यहाँ पे क्या बोला है, सम स्क्वायर्स ऑफ द इंटीजर्स आर नॉट ऑड नंबर्स। तो हमें ऐसे स्क्वायर्स दिए गए हैं जो कि ऑड नंबर्स नहीं है, ऐसे स्क्वायर्स जो ऑड नहीं है, तो ये सारे स्क्वायर्स हैं, इसमें से ऑड कौन कौन से नहीं है बेटा, ये वाले बंदे, ये देखो, ये वाले बंदे ऐसे जो चांद बन रहा है, चांद ऐसा कुछ चांद बन रहा है, हाँ ये वाले बंदे जो कि ऑड नहीं है, करेक्ट। ये बंदे ऑड हैं, देखो यहां पे जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं बच्चों, ये बंदे सारे ऑड हैं बट स्क्वायर नहीं है। लेकिन ये बंदे ऑड भी हैं और स्क्वायर भी हैं। देखा बेटा आपने, बस समझने की कोशिश करो, ये सारे स्क्वायर्स हैं बट ऑड नहीं है, ये सारे ऑड हैं बट स्क्वायर्स नहीं है, बट बीच वाले बंदे ऑड भी हैं और स्क्वायर भी हैं। तो यही होता है वेन डायग्राम। अगर आपको ये चार चीजों के बारे में समझ में आ गया, काम खत्म। तो बोलो चार चीजें कौन कौन सी बेटा, ध्यान दो सब लोग। हाँ,
ऑल एक्सेस आर वॉइस, फर्स्ट वन। सेकेंड वन हमने क्या बोल दिया बेटा, सम एक्सेस आर वॉइस। थर्ड वन, नो एक्सेस आर वॉइस। उसके बाद हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, जल्दी बोलो सब लोग, सम एक्सेस आर वॉइस एंड सम एक्सेस आर नॉट वॉइस। तो मैंने आपको सबका डायग्राम बना दिया। ऑल एक्सेस आर वॉइस में आपका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, एक के अंदर एक होगा। और प्रिसाइजली वर्ड आ गया मतलब इफ एंड ओनली इफ आ गया, दोनों इक्वल हो जाएंगे, रखना। कहीं पर भी प्रिसाइजली वर्ड आ जाए या इफ एंड ओनली इफ आ जाए, समझ जाना दोनों इक्वल है आपस में। फिर नो में दोनों अलग अलग होंगे, सम में दोनों साथ में होंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सम एक्सेस और वॉइस का स्टेटमेंट है, हमेशा मिडल वाली वैल्यू ही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन बोल देगी सम एक्सेस आर नॉट वॉइस, तो एक्स की कुछ वैल्यू ऐसी है जो वाई में नहीं है, तो मतलब सिर्फ एक्स का प्योर वैल्यू लेना है, प्योर वैल्यू एक्स का। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन में हम लोग फटफट करने वाले हैं क्या क्या है। चलो पहला क्वेश्चन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। यहां पे हार्ड वर्किंग और ओबीडियंट की बात हो रही है, सब लोग ध्यान से देखो एकदम अच्छे से, पहले क्वेश्चन की बात करें। सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, क्लियर। तो यहां पे दो स्टूडेंट्स की बात हो रही है, हार्ड वर्किंग और ओबीडियंट की। सबसे पहले हम लोग करेंगे लेट हार्ड वर्किंग को दिखाते हैं एच से और ओबीडियंट को दिखाते हैं ओ से। तो क्या लिखेंगे, लेट एच सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, ओ सेट ऑफ ऑल ओबीडियंट स्टूडेंट्स। देखा बच्चों आपने, सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स एंड सेट ऑफ ऑल ओबीडियंट स्टूडेंट्स। बात समझने की कोशिश करो सब लोग। हमने एच को यहां पे क्या ले लिया, सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, और ओ को हमने क्या ले लिया बेटा, सेट ऑफ ऑल ओबीडियंट स्टूडेंट्स। अब हमारा यू होगा, यू मतलब यहां पे बार बार स्टूडेंट्स की बात हो रही है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहां पे क्या वर्ड यूज हुआ, सम मतलब कुछ हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स ओबीडियंट हैं। तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे, ये पेंसिल से बनाना जो बना रहा हूं मैं, यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर देखो क्या बोला यहां पे, हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, मतलब हार्डवर्किंग ओबीडियंट, वो हार्डवर्किंग ओबीडियंट में आते हैं, तो हार्डवर्किंग ओबीडियंट में आएंगे। तो ये ओबीडियंट हो गया, उसके अंदर लिख दिया मैंने हार्ड वर्किंग। ये बच्चों कौन से हार्ड वर्किंग, मैंने हाइड मतलब कलर कर दिया, मतलब यही मेरा आंसर है। ठीक है बेटा, सॉरी सम बोला ना, आई एम रियली सॉरी बच्चों, गलती हो गई मेरे से सम बोला है ना, मैं ध्यान नहीं दिया, यहाँ मुझे लगा ऑल आ गया। सम बोला, इसका मतलब क्या होगा, हार्ड वर्किंग एंड ओबीडियंट। ये हो गया हार्ड वर्किंग, ये हो गया ओबीडियंट। और सम मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, मिडल वाली वैल्यू जो कॉमन एलिमेंट है। वो ध्यान नहीं दिया, जोश में आ गया था मैं देखा आपने। सो ये वो वैल्यू है, ये आप देखा जाए तो वो पार्ट है जो इसको डिफाइन करता है, क्या बेटा, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, क्योंकि ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हार्ड वर्किंग भी हैं और ओबीडियंट भी हैं। ये स्टूडेंट्स सिर्फ हार्ड वर्किंग है, ओबीडियंट ये वाला पार्ट सिर्फ हार्ड वर्किंग है बट नॉट ओबीडियंट। ये स्टूडेंट्स सिर्फ ओबीडियंट है बट नॉट हार्ड वर्किंग। बट ये मिडल वाले बंदे ऐसे हैं जो कि हमेशा हार्ड वर्किंग भी है और ओबीडियंट। जब कभी भी सम आएगा तो हमेशा ऐसे डायग्राम बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन, नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन। चलो सेकेंड का, सर्कल्स और पॉलीगॉन के बारे में बात हो रहा है, लेट्स सी एंड पी। सी मतलब सेट ऑफ ऑल सर्कल्स, पी मतलब सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, राइट। अब यू ले लो, तो यू मतलब क्या होता है बच्चों, आपके सारे ज्योमेट्रिकल डायग्राम। यू का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, आपके सारे ज्योमेट्रिकल डायग्राम। तो बस आपको इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे क्या नहीं। तो नॉर्मली जितने भी हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं उनको हम कैसे करते हैं, लेट यू सेट ऑफ ऑल जियोमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, यस यू, फिर क्या लिख देंगे, सर्कल, और ये क्या लिख देंगे, पॉलीगॉन। खत्म। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नो बोला है यहाँ पे, सो नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन। तो सर्कल अलग, ऑब्वियस सी बात है यार, सर्कल पॉलीगॉन का भी इक्वल होते क्या, सेम दिखाई देते क्या,
सर्कल राउंड होता है, स्क्वायर में ऐसा कुछ, पॉलीगॉन में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, इसलिए दोनों क्या है बेटा अलग। ठीक है, चलो जरा ध्यान देना, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स आर टीचर। देखते हैं तीसरा वाला क्या है बेटा। तीसरा, लेट टीचर स्कॉलर की बात हो रही ना, देखो टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स आर टीचर्स। लेट टीचर के लिए टी ले लेते हैं, लेट टी सेट ऑफ ऑल टीचर्स, लेट एस सेट ऑफ ऑल स्कॉलर्स। सही है, क्लियर, यस सर। अब हम क्या करेंगे, यू सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। पता है सारे लोग इंसान ही तो हैं, ह्यूमन बींग्स। ठीक है बेटा, चल सॉरी, हाँ ऑल ह्यूमन बींग्स। तो क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले यस, थोड़ा दिमाग लगाओ सब लोग, मैं पहले बताओ दिमाग लगाओ। तो यहां पे क्या बोला है बच्चों, जरा ध्यान दो, जब कभी ऐसे बोलेंगे कि ऑल, सॉरी, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर, मतलब सारे टीचर स्कॉलर हैं, साथ ही साथ सारे स्कॉलर टीचर हैं। मतलब जैसे 100 लोग हैं, 100 के लोग टीचर, 100 के 100 लोग टीचर हैं, और वही 100 के 100 लोग स्कॉलर भी है, मतलब इक्वल हो गए दोनों। इफ एंड ओनली वैसे होता है ना बेटा, ए टू बी, बी टू ए, यस। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा आप क्या बोलोगे, एक बना करके लिख दोगे आप लोग, T इज इक्वल टू एस, मतलब ऑल टीचर्स आर स्कॉलर एंड ऑल स्कॉलर्स आर टीचर, दैट्स इट, सिंपल है कि नहीं बेटा, इजी। सारे टीचर स्कॉलर है और सारे स्कॉलर यहाँ पे क्या है, टीचर्स। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चे लोग, ये थर्ड वाला। देखो सभी लोग अच्छे से, सम वाला था, सम वाले में डायग्राम कैसा आया देखो, मैं सब बता रहा हूं आपको इस तरीके से। फिर बेटा नो वाले में सिंपल आ गया, और इस तरीके वाले में देखो इक्वल टू आ गया। लास्ट वाला क्या है देखो जल्दी सब लोग, इफ quadrilateral is a rhombus then it is a parallelogram। बच्चों ध्यान देना, जब कभी भी इफ देन आएगा, जो सिखा रहा हूं सीख लो, जब कभी भी इफ देन आएगा तो एक के अंदर एक आएगा, एक के अंदर एक आएगा। अब कौन क्या है सुनते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। याद कर लो, इफ एंड ओनली इफ में दोनों इक्वल होंगे, इफ एंड ओनली इफ में दोनों इक्वल होंगे, और जब कभी भी ऐसा इफ देन आएगा, मतलब याद है ऑल एक्सेस आर वॉइस की बात कर रहा है। आ जाओ डायग्राम में, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या यहां पे बेटा। तो quadrilateral is a rhombus then it is a parallelogram। यहां पे rhombus और parallelogram की बात हो रही है। so let R set of all rhombus, let P set of all parallelogram, और यहां पे U, ये सब क्या है, quadrilaterals है, यस, set of all quadrilaterals। चलो बढ़िया है। अब देखो जरा समझने की कोशिश करो, यहां बच्चों समझने की कोशिश करो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हमने बना दिया U, अब जरा समझो क्वेश्चन क्या दिया है, क्या लिखा है, ऑल quadrilateral is a rhombus। अगर मतलब कोई भी quadrilateral rhombus है then it is a parallelogram। तो quadrilateral के मतलब जो quadrilateral rhombus के अंदर आ रहा है, अगर वो quadrilateral rhombus है तो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। समझने की जरा कोशिश करो। अब जरूरी नहीं कि सारे देखो यहाँ पे सारे के सारे rhombus यहाँ पे पैरेललोग्राम है, क्या सिर्फ rhombus ही पैरेललोग्राम होते हैं? जैसे रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल ले लो वो भी पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर ले लो वो भी पैरेललोग्राम होता है। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, समझने की कोशिश करो। डायग्राम देखो, अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं तो ये पूरा पैरेललोग्राम है, इसके अंदर ये रोम्बस है कि नहीं बच्चों, ये पूरा पैरेललोग्राम, इसके अंदर रोम्बस है। बाकी सर क्या है, बाकी स्क्वायर और रेक्टेंगल्स हैं। ये सब लोग क्या है बेटा, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। लेकिन अगर आप बोलोगे सर ये मेरा रोम्बस है और ये मेरा पैरेललोग्राम, अरे गलत हो गया ना। सारे पैरेललोग्राम रोम्बस कैसे हो सकते हैं बेटा, क्योंकि पैरेललोग्राम में कौन कौन, थोड़ा कंफ्यूज मत होना प्लीज, मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हो।
कंफ्यूज होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, बस नॉलेज चाहिए आपको। ऑब्वियस सी बात है, आप जब अपने बचपन में आपने सीखा था, तो आपने क्या सीखा था यहां पे? पैरेललोग्राम के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। पहला रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा रोम्बस। तो बराबर है ना? ऑल रेक्टेंगल्स आर द पैरेललोग्राम, यस। बट सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होते हैं क्या? नहीं। पैरेललोग्राम बोला मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। तो ये क्या बंदे अपना रेक्टेंगल होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हर एक पैरेललोग्राम, ये सब पैरेललोग्राम के टाइप हैं। तो ये इन जनरल पैरेललोग्राम ही है, बट इनका नाम क्या क्या दिया है इन प्रॉपर्टीज को देख करके, कि ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये रोम्बस। समझने की कोशिश करो। ऑल दीज आर दी टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब ये बाय डिफॉल्ट पैरेललोग्राम ही है। बात समझ आ रहा है? तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, यस। ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, यस। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, यस। मतलब ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम के अंदर कुछ लोग आ गए हमारे रेक्टेंगल वाले बंदे, कुछ लोग हमारे स्क्वायर आ गए, कुछ लोग हमारे रोम्बस आ गए, ऐसा देखा, कुछ लोग रेक्टेंगल, कुछ लोग स्क्वायर, इस तरीके से। सो बस ये समझ के चलो कि सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में स्क्वायर और रोम्बस भी तो होता है। क्या स्क्वायर रोम्बस पैरेललोग्राम होता है? नहीं। अगर मैं बोलूं कि सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर होते हैं, तो भी रॉन्ग है, क्योंकि सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर कैसे हो सकते हैं? पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल और रोम्बस भी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनकी प्रॉपर्टी अलग है, जो कि स्क्वायर से मैच नहीं होती है। समझ गए बात को? यस। तो अगर हम बात करेंगे ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, मतलब पूरा रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में आ रहा है, पूरा स्क्वायर पैरेललोग्राम में आ रहा है, पूरा रोम्बस पैरेललोग्राम में आ रहा है। इसका मतलब ये होता है बच्चा, बाहर क्या होगा? बाहर क्या होगा बच्चों? पैरेललोग्राम। अंदर क्या होगा? रोम्बस। और यही हमारा है आंसर। देखा बेटा? क्योंकि ऑल रोम्बस, ये बोला ना, हाँ, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, करेक्ट है। देखो ना, इफ quadrilateral is a rhombus then it is parallelogram। समझने की कोशिश करो, if quadrilateral is a rhombus then it is parallelogram। तो बेटा जितने भी रोम्बस है सारे के सारे पैरेललोग्राम होते हैं, यस, करेक्ट। देखा आपने? तो ये बच्चों हमने फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर द ट्रूथ ऑफ द, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, इजी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं आपको ओरली बता रहा हूं, डायग्राम फट बना दूंगा। पहला डायग्राम, सम आ गया, मतलब अपने को तो पता ही है, सही है। एक बंदा होगा और दूसरा आंख बंद करके लिख दो। बोलो पहला बंदा क्या होगा बेटा? सेट ऑफ ऑल शेयर ब्रोकर्स। बोलो पहला बंदा क्या होगा बेटा? यहाँ पे सेट ऑफ ऑल शेयर ब्रोकर्स। तो शेयर ब्रोकर को हमने ऐसे दिखा दिया। लेट सी सेट ऑफ ऑल चार्टेड अकाउंटेंट्स। चार्टेड अकाउंटेंट्स, दूसरा क्या हो गया? सी। अब उसने क्या बोला? सम। और जब भी सम आएगा तो नहीं सोचने का, ये बीच का कॉमन एलिमेंट हाईलाइट कर देने का। यही आपका आंसर है बेटा, बीच का कॉमन एलिमेंट हाईलाइट करने का, और यही हमारा कॉमन एलिमेंट है। आई होप सबको समझ आ गया कि सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टेड अकाउंटेंट। तो ये ऐसे लोग हैं जो शेयर ब्रोकर भी और चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं। ये लोग सिर्फ शेयर ब्रोकर हैं, ये लोग सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट है, बट बीच वाले बंदे दोनों हैं। देखा? सिंपल। देखा? यू क्या लोगे? सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। चलो 2, यू। नो विकेट कीपर इज बॉलर इन अ क्रिकेट मैच। सही बात है। तो लेट डब्ल्यू सेट ऑफ विकेट कीपर्स, लेट बी सेट ऑफ बॉलर्स। नो बोल दिया, इसका मतलब क्या होता है? मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले एक अलग होगा दोनों। तो एक हो जाएगा विकेट कीपर और एक हो जाएगा बॉलर। दोनों में कुछ कॉमन होगा क्या? नो, क्योंकि कोई भी विकेट कीपर बॉलर नहीं होता। कोई भी विकेट कीपर बच्चों बॉलर नहीं होता। आई होप सबको समझ आ गया होगा। बस लिख देना, लेट डब्ल्यू सेट ऑफ ऑल विकेट कीपर्स, लेट कैपिटल बी सेट ऑफ ऑल बॉलर्स, लेट कैपिटल यू सेट ऑफ ऑल क्रिकेटर्स। देखा बच्चों कितने सिंपल वे से आपको समझा रहा हूं। इतना आसान से नहीं समझाएगा यार, बार मैं चीजें बोलता हूं। अगला क्वेश्चन, क्या ही बोलना, समझ लो। पहले फर्स्ट वाला देखो, ये सेकंड, ये दोनों आपको पता है
कि नो सर्कल इज रेक्टेंगल। सेकेंड बच्चों, नो सर्कल इज रेक्टेंगल, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका यू, ये क्या हो गया बेटा आपका यू। इसमें कौन है सर्कल और रेक्टेंगल, दोनों अलग अलग, नो बोल दिया मतलब अलग अलग, सर्कल एंड रेक्टेंगल, बात खत्म। नो सर्कल इज रेक्टेंगल मतलब दोनों क्या है बेटा, अलग अलग है। तो दोनों अलग होने की वजह से दोनों, नो बोल दिया मतलब अलग अलग। फिर क्या बोला है, इफ एन इज अ प्राइम नंबर, यहां आ जाओ सेकेंड मतलब थर्ड वाला, बोलो यहां पे क्या बोलोगे, लेट पी सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, लेट क्यू इट इज ऑड, ठीक है, क्यू मतलब सॉरी ओ, तो हमने इसको पी ले लिया, इसको ओ ले लिया। तो इफ बोला मतलब क्या, इफ के बाद जो भी होगा वो बंदा देन के बाद के अंदर में आएगा, मतलब ओ ये हो जाएगा और इसके अंदर क्या आएगा बेटा आपका पी। तो इफ एन इज अ प्राइम नंबर मतलब ये मेरा प्राइम नंबर है, सारे प्राइम नंबर आपके राइट ऑड हो सकते हैं बट जरूरी नहीं, क्लियर। चलो तो ऐसा, क्योंकि इफ देन आया तो जो पहला स्टेटमेंट होगा वो बंदा दूसरे वाले स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। तो पहला कौन है पी और दूसरा कौन है ओ मतलब ऑड, तो ओ के अंदर पी आएगा, बताया तो मैंने अभी जस्ट लास्ट वाले में बताया था, ठीक है बच्चों। चलो अब आता है पहला वाला बंदा, सम नॉन रेसिडेंट, याद है एनरॉइज, यस, सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। बच्चों कुछ फास्ट तो नहीं जा प्लीज बताना मुझे, एकदम सिंपल अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके पहले जितने भी एग्जाम्पल से सब फिनिश कर दो, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच, कोई बात नहीं, तो यहां पे दो लोग की बात करेंगे, ये एनराइज तो हम लोग क्या लेते हैं एन से, और रिच को हम लेते हैं आर से, ठीक है। सम बोल दिया मतलब क्या होगा बच्चों, यू मतलब सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, सम बोल दिया मतलब कॉमन एलिमेंट आएगा, ये हमने ले लिया एनराइज और ये हमने रिच ले लिया। अब देखो कौन सा पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे नॉट वर्ड आ गया मतलब या तो ये पार्ट हो तो ये पार्ट होगा, बीच वाला पार्ट नहीं आएगा भाई लोग, बीच वाला पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे बहुत क्लियरली बोला है कि सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। तो जरा समझने की कोशिश करो सभी लोग, ये सारे नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, ये सारे नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं और सारे ये रिच पीपल हैं। अब इसमें से क्या बोला है, सम मतलब कुछ, नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। तो बच्चों जरा समझने की कोशिश करो, ये सारे नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं और ये कॉमन है मतलब वो रिच लोग हैं, मतलब सारे जो बीच में आ रहे हैं ये ऐसे बंदे हैं जो रिच वाले बंदे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, नॉट रिच। ऑब्वियस सी बात है, ये सारे लोग क्या है बेटा एनराइज, लेकिन रिच है क्या, नो, सिर्फ नॉन रेसिडेंट इंडियंस है बच्चों, सिर्फ ये लोग क्या है नॉन रेसिडेंट इंडियंस। अगर ये नॉन रेसिडेंट इंडियंस है लेकिन रिच नहीं है, ये सारे रिच हैं, ये वाले बाहर वाले, लेकिन एनराइज नहीं है, बीच वाले बंदे ऐसे बंदे जो रिच भी है और नॉन रेसिडेंट इंडियंस भी हैं। देखा सिंपल, तो इसी तरीके से करना होता है बेटा, बहुत सिंपल है। आप 2-4-10 क्वेश्चन और करोगे एग्जांपल्स में ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, क्योंकि बस आपको 4 के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेगा, ऑल सम नो, सॉरी 3 स्टेटमेंट के ऊपर, ऑल सम एंड नो। तो ऑल एक्स और वॉइस में 2 कंडीशन है, या तो दोनों इक्वल होता है तो एक के अंदर एक होता है, राइट ना। तो ऑल अगर एक के अंदर एक आ रहा है इसका मतलब उसमें एक और कंडीशन आता है इफ देन वाले में हमेशा एक के अंदर एक आएगा, तो इफ के बाद जो भी रहेगा वो बंदा देन वाले के बाद के अंदर जाके बैठेगा, ठीक है। और इफ एंड ओनली इफ आया तो एक ही सर्कल बनाने का, दोनों में इक्वल बोल देने का, राइट। और सम बोला मतलब 2 अलग बना करके दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट देने का, फिर नो बोला मतलब दोनों अलग अलग। तो बच्चों देखा आपने, लगभग हमने ये पूरा, लगभग क्या पूरा ही खत्म कर दिया। तो यहां पे हमारा लॉजिक खत्म हो गया बच्चों, चलो यहां पे हमारा लॉजिक क्या हो गया, खत्म। तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स फट से इसको प्रैक्टिस करो एंड जितने भी अलग अलग टाइप क्वेश्चंस है उसको फिनिश कर दो। जो भी डाउट होता है प्लीज आप सभी लोग मुझसे क्या नाम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाने में गाइस, थैंक यू सो मच इतना प्यार इतना सपोर्ट देने के लिए। फिर फटफट से आप सभी लोग क्या बोलते हैं सारा लॉजिक खत्म कर दो। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि हम लोग एक एक करेंगे और थोड़ा सा मैं लेक्चर भी इंक्रीज करने वाला हूं। जी हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाला हूं क्योंकि पोर्शन भी कवर करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। फटाफट सेशन को लाइक करो, शेयर करो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, बाय बाय।